Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of organizational behavior, and in this video we are going to move forward with some another topics, right? So इससे पहले वाले जो भी पार्ट्स हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर उन्हें चेकआउट करिए, क्योंकि एक सीक्वेंस में आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो रहा है और जितने भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपके टॉपिक्स हैं वो सारे इसमें कवर अप होंगे। ठीक है, सो इससे पहले वाले पार्ट्स चेक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तुरंत, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है, और मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, सो नाउ गाइस, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर न्यू टॉपिक दैट इज लर्निंग। सो इससे पहले हमने बहुत सारी चीजें कवर करी है, परसेप्शन को लेके, पर्सनालिटी को लेके, ठीक है, मोटिवेशन को लेके। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है लर्निंग को लेके, कि लर्निंग क्या है, ठीक है, इसकी मीनिंग को समझेंगे। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या लर्निंग है, ठीक है, एज हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ रहे हैं तो अगर एम्प्लॉयज कुछ सीखते हैं तो उसका क्या है मतलब। इफेक्टिव लर्निंग डिटर्मिनेंट्स, मतलब कि एक लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूशन करते हैं। लर्निंग साइकिल क्या है, कैसे एक लर्निंग का प्रोसेस जो है वो चलता रहता है, कंप्लीट होता रहता है। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि एलिमेंट या फैक्टर्स क्या है लर्निंग के, क्योंकि पूछा जाता है कि कुछ फैक्टर्स बता दीजिए जो लर्निंग पे असर डालते हैं, या फैक्टर्स, तो हम उन्हें कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने टॉपिक के साथ, जो कि है आपका लर्निंग की मीनिंग। ठीक है, तो लर्निंग की मीनिंग अगर हम समझे तो लर्निंग क्या होता है, हमने ये वर्ड तो ऐसा है नहीं कि आपने कभी सुना ही ना होगा। लर्निंग मतलब होता है कोई चीज अगर आप सीख रहे हो, ठीक है, लर्न प्लस आईएनजी, दैट इज कंटिन्यूअस फॉर्म में हो गया, सीखते रहना, कुछ नॉलेज है उसको एक्वायर करते रहना, वो क्या है आपका लर्निंग है। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज हैं उन्हें काम सिखाया जाता है, ठीक है, आपको कुछ, जैसे आप कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो तो आपको ट्रेनिंग दी जाती है। क्यों ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि वो आपको जो काम आपको करना है वो आपको सिखा पाए। इसके साथ ही साथ अपने लोगों के साथ, जिनके साथ वर्क करते हो उनके साथ भी आप कुछ ना कुछ नया अपनी पर्सनैलिटी में चेंजेस लाते हो। ये सब कैसे लाते हो, ये सब लर्न करके लाते हो। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में लर्निंग रिफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल एक्वायर न्यू नॉलेज, कुछ नया सीखते हैं, स्किल, कुछ नई स्किल सीखते हैं, बिहेवियर मतलब उनके जो भी बिहेवियर उसमें भी परिवर्तन आता है। क्यों आता है, क्योंकि कुछ आपने नया सीखा कि मुझे ऐसे बिहेव करना है, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कामली रिएक्ट करना है, तो ये मैंने वहां से सीख लिया। एटीट्यूड हो सकता है, आपने कुछ सीखा जिससे आपका एटीट्यूड किसी चीज को लेके बिल्डअप हुआ, वो चीज, ताकि आपको जो भी काम दिया जा रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन में, जो वर्क है आपके पास, उससे आप क्या कर पाओ, अडॉप्ट कर पाओ, उस पर एडजस्ट कर पाओ, उसे कर पाओ और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाओ। तो ऑफकोर्स एक ऑर्गेनाइजेशन में जो चीजें आपको सिखाई जा रही है वो इसीलिए सिखाई जा रही है ताकि वो जो वर्किंग एनवायरनमेंट है जहां पे आपको काम करना है वहां से आप एडजस्ट कर पाओ। कुछ नहीं आता होगा तो ब्लैंक बैठे रहोगे और सोचोगे यार सब करे, मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे करना क्या है। ठीक है, तो आप ये तो समझ गए हो, ये बहुत ही ईजी है, इसको ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ रहा है। इट इन्वॉल्व एक्विजिशन, इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस, मतलब आपने कुछ सीखा या इन्फॉर्मेशन आपको कोई मिली तो उसने आपने पहले तो उसको एक्वायर किया, फिर आपने एनालाइज किया कि आखिर ये चीजें है क्या, मुझे क्या समझ में आ रहा है, और जो समझ में आया फिर उसको आपने अप्लाई किया जहां पे आपको उसको अप्लाई करना पड़ा आगे, तो वो क्या है आपकी लर्निंग है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में आप बहुत सारी चीजें के थ्रू लर्न करते हो, या अगर आपके टाइप्स ऑफ लर्निंग आए तो आप इसमें लिख सकते हो दैट इज योर फॉर्मल लर्निंग, इनफॉर्मल लर्निंग एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग। देखो फॉर्मल लर्निंग क्या होती है, जहां पे कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन होते हैं और उनके ही अकॉर्डिंग आपको जो भी चीजें हैं वो सीखनी होती है। ठीक है, अगर आपको स्पीड फास्ट लग रही है तो आप स्पीड वाले ऑप्शन में जाके इसको स्लो कर सकते हो। ठीक है, और जिनको लिए नॉर्मल है तो वो ठीक है, और जिनको लग रहा है कि स्लो है वो फास्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो फॉर्मल लर्निंग क्या है, दिस टाइप ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व्स स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम सच एज ट्रेनिंग सेशन, वर्कशॉप, सेमिनार्स। आपने देखा होगा कि जैसे क्या होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हो तो आपको ट्रेनिंग दी जाती है, तो जो ट्रेनिंग है ना वो फॉर्मल लर्निंग है। फॉर्मल मतलब एक तरीके से समझ लो ऑफिशियल लर्निंग है, मतलब जो भी चीजें आपको सिखाई गई जा रही हैं उस दौरान वो सब चीजें वहां पे ऑलरेडी मेंशन है कि ऐसे ही सिखाना है, ये पूरा प्रोसेस, जो भी वर्कशॉप हो रहे हैं, सेमिनार हो रहे हैं, वो सब पहले से ही प्लान्ड है। ठीक है, प्री प्लान्ड चीजें जो आती है आपकी वो किस में आ रही है, फॉर्मल लर्निंग में। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्ड है मतलब प्लान्ड है। एग्जाम्पल लिख देना कि ट्रेनिंग सेशन हो गया, वर्कशॉप हो गया, सेमिनार हो गया, जो हमें एक स्पेसिफिक स्किल सिखाती है, नॉलेज देती है, वो सारी चीजें क्या है, फॉर्मल लर्निंग। तो हम फॉर्मल लर्निंग के थ्रू सीख सकते हैं।
इनफॉर्मल लर्निंग क्या होती है? ये स्पॉन्टेनियसली होती है और नेचुरली होती है एवरीडे वर्क सिचुएशन में। मतलब इसके लिए कोई प्लान नहीं बनाया गया कि ये चीजें आपको इस तरीके से सिखाई जाएंगी, ये प्रोसेस होगा, नहीं। इनफॉर्मल लर्निंग क्या है? कोई चीज घटना घटी, उससे आपने कुछ सीखा, कुछ अपने अंदर आपने चेंजेस लाए, वो है इनफॉर्मल लर्निंग। जैसे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा कि मेरे मैनेजर हैं, एक प्रॉब्लम आई, मान लो उससे उन्होंने बहुत ही इंटेलिजेंटली डील किया, तो मैंने सीख लिया कि अगर मेरे साथ भी कुछ ऐसा होता तो मैं भी इस तरीके से करूंगा। तो मैंने ऑब्जर्व किया, फिर आपने इमिटेट कर सकते हो, लोगों को कॉपी कर सकते हो जिनका बिहेवियर आपको लगा कि इस चीज में ऐसे हो सकता है, फीडबैक रिसीव कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब कि आपने गलती करी, एक्सपीरियंस किया, उसके बाद जो अचानक से आपने सीख लिया, अब नेचुरली आपके अंदर वो चीज आई, वो इनफॉर्मल लर्निंग है। मतलब यहाँ पे कोई भी प्लानिंग नहीं होती है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या होती है? मतलब कि जब आप किसी चीज में खुद डायरेक्टली इंगेज करके सीखते हो। इनफॉर्मल में देखो ऐसे भी हो सकता है कि आप इन्वॉल्व नहीं हो, बट आपने कुछ ऑब्जर्व किया और आपने फिर उसे सीख लिया। एक्सपीरियंशियल लर्निंग में आप खुद इन्वॉल्व हो गए, आपने डायरेक्ट इंगेजमेंट किया टास्क से। मतलब मान लो कोई एक चीज आई, कोई प्रोजेक्ट आया मेरे सामने और मैंने उस प्रोजेक्ट में वर्क करते करते चीजें सीखी कि ऐसी चीजें होती है, इस तरीके से मैं इसको प्रेजेंट कर सकती हूँ, इस तरीके से मैं एक्वायर कर सकती हूँ। तो वहां पे मैंने इंगेज करके सीखा। जैसे कि अगर मैं बताऊं अपना टीचिंग का जब मेरा था, तो हम लोग को जब टीचिंग के लिए स्कूल भेजा जाता था तो हम लोग वहाँ पे एक्सपीरियंशियल लर्निंग करते थे कि हम रियल इन्वायरमेंट पे वर्क करते थे। हमारे सामने जो है वो स्टूडेंट्स होते थे, हम उनसे उनकी जो एकदम से प्रॉब्लम आती थी हमें वो सॉल्व करना होता था, कुछ भी हादसा हो गया तो हमें उसे देखना होता था, सॉल्व करना होता था। तो वो हम वहाँ पे हम प्रेजेंट हैं, हम किसी और को देख के नहीं सीख रहे हैं, हम खुद हैं उस स्थिति में, और फिर उससे जो हमें एक्सपीरियंस मिला उसके हम चीजों से हम सीख रहे हैं। तो लर्निंग बाय डूइंग होती है आपकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ठीक है। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में होता है। आप देखो कस्टमर सर्विस की जो जॉब होती है उसमें आपको एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी देते हैं। पहले तो ट्रेनिंग दे देते हैं, फिर आपको कस्टमर से इंगेज करवाते हैं, बात करवाते हैं, तो आपको समझ में आता है कि अच्छा ये तो मेरे सामने चीजें चल रही, अब मुझे कैसे इससे डील करना है। तो आप लर्न कर रहे हो करके, खुद से करके, रियल लाइफ एक्सपीरियंस के थ्रू, ठीक है। तो वो होती है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो अगर लर्निंग के टाइप्स आए कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लर्निंग, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। या अगर लर्निंग आ जाए कि व्हाट इज लर्निंग और वो 7-8 नंबर में हो, तो थोड़े से टाइप्स जो है वो डाल देना, ठीक है। सो अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक को लेके, जो इसमें है वो है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है। देखो लर्निंग हमने समझ लिया कि हम जब कोई नॉलेज को एक्वायर करते हैं, सीखते हैं स्किल को, वो क्या है, हमारा लर्निंग है, ठीक है। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है वो समझते हैं। अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन को डिस्क्राइब करता है जो वैल्यू करती है और प्रमोट करती है कंटिन्यूअस लर्निंग एंड ग्रोथ अमंग इट्स मेंबर। मतलब कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो आपको कंटिन्यूअसली सिखा रही है और जो आप सीख रहे हो उसको भी वो वैल्यूज प्रोवाइड कर रही है, वो क्या है, आपकी लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन जहां पे आप सीखते रहते हो। In learning organization, individuals are encouraged to acquire new knowledge, develop new skill, adopt to changing circumstances। मतलब एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में आपको ये सिखाया जाता है, इनकरेज किया जाता है कि आप नई नई चीज़ों को सीखो, नई नई स्किल्स को डेवलप करो, और जो भी चीज़ें जैसे कोई चेंज हो रही है टेक्नोलॉजी या कुछ भी, तो उसको सीखो, उसको अडॉप्ट करो, उससे भागो मत, ठीक है। तो इट्स फॉस्टर एन एनवायरनमेंट वेयर लर्निंग इज सीन एज कलेक्टिव endeavor that benefit both individual and organization as a whole. In learning organization, learning is not limited to formal training program. एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक लर्निंग जो है वो फॉर्मल ट्रेनिंग प्रोग्राम तक ही लिमिटेड नहीं है कि कोई प्रोग्राम ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर दिया अब आप उसी से सीख रहे, बल्कि यहाँ पे आप फॉर्मल, इनफॉर्मल, एक्सपीरियंशियल सारे तरीके की लर्निंग करते हो। ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू भी सीखते हो, मतलब वो भी एफर्ट्स करके आपको सिखाते हैं। आप नेचुरली भी अपने एनवायरनमेंट से लोगों को ऑब्जर्व करके सीखते हो, और रियल लाइफ चीज़ों को भी एक्सपीरियंस करके आप सीखते हो। तो यही आपका क्या है, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो इसको आप लिख के आओगे, ब्लैंक मत होना ये टर्म कहाँ से आ गया, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आता है कि डिटर्मिनेंट्स क्या हैं आपके इफेक्टिव लर्निंग के एक ऑर्गेनाइजेशन में। इफेक्टिव लर्निंग मतलब क्या, एक ऐसी लर्निंग जो इफेक्टिव हो, प्रभावशाली हो, ठीक है। तो उसके भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, डिटर्मिनेंट्स होते हैं, हम उसे देखते हैं।
ओके, सो हम पढ़ेंगे कि इफेक्टिव लर्निंग के क्या डिटर्मिनेंट्स हैं, मतलब एक लर्निंग को इफेक्टिव क्या क्या चीजें हैं जो फैक्टर्स हैं वो बनाते हैं। पहला है क्लियर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आप चाहते हैं कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो काम को सीखें, वो नई नई स्किल्स को डेवलप करें, तो आपको ये इंश्योर करना होगा कि आप उनको गोल्स जो है या ऑब्जेक्टिव जो हैं वो पूरी तरीके से क्लियर कर दो। क्योंकि जब आपको पता होता है कि आपका गोल क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हो, तो उससे रिलेटेड चीजों को आप सीखने में और ज्यादा एफर्ट्स लगाते हो। अगर आपको पता ही नहीं है आप पहुंचना कहाँ चाहते हो, तो आप कंफ्यूज रहते हो और अंत में क्या होता है, आपको मजा ही नहीं आता, आप सोचते हो कि छोड़ो, क्या सीखने की जरूरत है। तो पहले से ही बता दो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की क्या प्रायोरिटीज हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन की क्या गोल्स हैं, ताकि जो एम्प्लॉयज हैं वो उसी के हिसाब से नई नई चीजों को सीखें और एक्वायर करें। सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर दो जो एम्प्लॉयज को सपोर्ट करे नई नई चीजों को सीखने में, ठीक है। दैट वैल्यूज लर्निंग, जो लर्निंग को वैल्यू करे, इंकरेज करे कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, जो फॉस्टर करता है इफेक्टिव लर्निंग को, मतलब कि आप इंकरेज करें कि आप कंटिन्यूसली इंप्रूव करो, आप नई नई चीजें सीखो, देखो कहाँ कमी है उसको इंप्रूव करो। तो उस तरीके से आपको एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बिल्ड करना जो सपोर्टिव हो। When employees feels psychologically safe to experiment, share knowledge and seek feedback, they are more likely to engage in learning activities. जब employees को लगता है कि हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, मतलब मैं कुछ नया चीज ट्राई करूंगा, क्रिएटिव करूंगा, तो लोग मुझे आके चिल्लाएंगे नहीं कि ये क्यों कर दिया, ऐसा नहीं होगा। मुझे लोगों से नॉलेज को शेयर करने का भी रास्ता है, मैं लोगों से कुछ सीख सकता हूँ, उनको कुछ सिखा सकता हूँ, कुछ मैंने काम किया तो मैं फीडबैक ले सकता हूँ कि मैंने सही किया या नहीं किया, जिससे मैं क्या कर पाऊँ, लर्न कर पाऊँ। इससे क्या होगा, वो और एक्टिवली इंगेज होकर लर्निंग करेंगे। तो ये लर्निंग को क्या करेगी, इफेक्टिव बनाते हैं ये सारे फैक्टर्स। नेक्स्ट इज लीडरशिप कमिटमेंट। लीडरशिप कमिटमेंट क्या होता है कि जो लीडर्स हैं वो कमिटमेंट दे, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप सपोर्ट हो, कमिटमेंट टू लर्निंग आर क्रूशियल, लीडर प्ले अ वाइटल रोल इन क्रिएटिंग अ लर्निंग कल्चर। मतलब जो भी लीडर्स हैं जो आपको लीड कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक लर्निंग कल्चर को बनाने में, क्योंकि लीडर्स की जिम्मेदारी है कि जो भी इंप्लॉयज हैं उनको जो भी रिसोर्स चाहिए सीखने के लिए, जो भी टाइम चाहिए सीखने के लिए, वो उनको दें। मान लो मुझे कोई नई स्किल सीखनी है, तो मुझे कुछ जैसे मुझे टाइपिंग सीखनी है तो मुझे लैपटॉप चाहिए, तो ऐसा ना हो कि मेरा लीडर मुझे कहे अरे क्या फालतू की चीजें छोड़ो, इसे क्या सीखने की जरूरत है। नहीं, वो मुझे सपोर्ट करे, वो मुझे टाइम भी दे कि हाँ तुम थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले लो, इस चीज को और सीख लो, या वो मुझे रिसोर्स जो है लैपटॉप जो चाहिए वो मुझे दे, मेरी एक्सपेक्टेशंस जो है वो सेट करने में मेरी हेल्प करे, और कमिटमेंट दे एक तरीके से मॉडलिंग कमिटमेंट टू देयर ओन लर्निंग एंड डेवलपमेंट, की मतलब कि एक तरीके से आप कमिटेड हो, लीडर जो आपकी लीडरशिप हो, ऐसा ना हो कि वो डेडिकेटेड लीडरशिप ना दे रहे हो, बस एक हवा में चीजें जो है वो चल रही हैं। लर्निंग रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। लर्निंग रिसोर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि अगर आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनको जो जो चीज़ें चाहिए एक लर्न करने के लिए, जैसे कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चाहिए, मटेरियल चाहिए, टूल्स चाहिए, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, माहौल चाहिए, तो वो आप अपने एम्प्लॉयज को दीजिए, जिससे क्या होगा वो अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। फीडबैक एंड रिफ्लेक्शन वही है कि आप उनको रेगुलर फीडबैक देते रहो कि कहाँ क्या कमी है। अपॉर्चुनिटीज दो उनको रिफ्लेक्शन के लिए, जैसे कि जब कस्टमर केयर सपोर्ट पे जब मैंने जो काम किया था, तो उसके जो ट्रेनिंग का दौरान था ना, तो वहाँ पे फीडबैक दिया जाता था। फीडबैक आपको दिया जाता था कि आपने कॉल पे जो बात करी है उसका आपको क्या क्या इंप्रूव करना है, ठीक है। तो ये भी तो एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके साथ मैं काम करी थी, तो मुझे क्या दिया जा रहा था, फीडबैक दिया जा रहा था, ताकि मैं इंप्रूव कर पाऊँ, ताकि मैं उसको इंप्रूव करते हुए जो कमी रह गई उसको सीखूं और फिर नया चीज जो है वो मैं वो गलती ना करूं। तो फीडबैक एंड रिफ्लेक्शन देने से भी आपके एम्प्लॉयज जो होते हैं वो अपनी जो भी वीकनेस है उसको स्ट्रेंथ बनाते हैं, जो भी एरियाज है इंप्रूवमेंट के उसको सीखते हैं, और इस तरीके से आप ये कर सकते हैं, लर्निंग इफेक्टिव होगी। कोलैबोरेशन एंड नॉलेज शेयरिंग, मतलब कि लर्निंग थ्राइव्स इन एन एनवायरनमेंट दैट प्रमोट कोलैबोरेशन एंड नॉलेज शेयरिंग। लर्निंग उसी एनवायरनमेंट में होती है जहां पे आपको कोलैबोरेशन का मौका दिया जाए कि आप अपने कलीग के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, अपने जो भी सीखा या उन्होंने जो सीखा वो एक्सचेंज कर सकते हैं अपने आइडियाज को। तो इस तरीके से भी लर्निंग आपकी इफेक्टिव होगी। कॉन्टिन्यूस लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कॉन्टिन्यूस लर्निंग अपॉर्चुनिटीज दे, इंक्लूडिंग फॉर्मल ट्रेनिंग, कोचिंग, मेंटोरिंग, जॉब रोटेशन, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। मतलब कि अपने ऐसा नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में एक बार लोगों को सिखा दिया 10 महीने तक वो कुछ नया नहीं सीख रहे, आप उनको कॉन्टिन्यूस लर्निंग अपॉर्चुनिटी दो, समय समय पे सेमिनार कंडक्ट कराओ, समय समय पे ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट कराओ, जिससे लोग क्या करें, नई स्किल्स को सीखते रहे, कंटिन्यूस लर्निंग जो है वो प्रमोट होती रहे।
तो ये क्या थी, एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो हमें इसमें हमें समझनी थी। आई होप कि ये आपको समझ में आया है। नेक्स्ट हम आ रहे हैं लर्निंग साइकिल पे। ये लर्निंग साइकिल जो है वो क्या होता है। सो नाउ गाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस टॉपिक दैट इज लर्निंग साइकिल। लर्निंग साइकिल क्या होती है इसको समझेंगे। सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन आता है। लर्निंग साइकिल क्या होती है कि लर्न करने की क्या साइकिल, मतलब किस तरीके से हम सीखते हैं। तो लर्निंग साइकिल का जो ये मॉडल है जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे कुछ 4 स्टेप्स, ठीक है, ये कॉल्प्स का एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल है। क्योंकि लर्निंग साइकिल अगर आती है तो इन्हीं की साइकिल को कंसिडर की जाती है। ये कॉल्प्स जो है इन्होंने एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल दी थी जिसमें 4 स्टेजेस होते हैं, मतलब किस तरीके से आप सीखते हैं, ठीक है। तो पहला है कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस क्या कहता है कि जैसे कि मान लो मुझे क्या करना सीखना है, मुझे बैट बॉल करना सीखना है, कि मुझे बॉलिंग बैट बॉल सीखना है, लाइक मान लो मुझे बॉलिंग सीखनी है, ठीक है। तो बॉलिंग में मुझे सबसे पहले कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस मैं लूंगी, मतलब कि जो बॉल है मैं उसको पहली बार तो छूंगी और देखूंगी कि किस तरीके से मैं फेंक सकती हूँ। तो मतलब एक रियल लाइफ सिचुएशन में मैं जाऊंगी और वहां पे जो भी मुझे सीखना है उससे मैं इंगेज करूंगी, उसके साथ मैं डील करूंगी, ठीक है। तो वो होता है आपका कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। द लर्निंग साइकिल बिगेन विद अ कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस के साथ शुरू होती है विच इन्वॉल्व एक्टिवली इंगेजिंग इन रियल लाइफ सिचुएशन, टास्क और इवेंट। मतलब आपको जो कुछ भी सीखना है उसमें आप एक्टिवली इंगेज हो जाओ। कोई इंप्लॉय उसको लैपटॉप चलाना सीखना है तो उसके सामने वो लैपटॉप आएगा, अब उसको एक्सपीरियंस से लर्निंग करनी है, मतलब कि उसको सीखना है, चलाना है, देखना है, मतलब डीलिंग करनी है, उसको अपना एक कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस लेना है जहां पे वो अपने जो भी सेंस ऑर्गन्स उनको इन्वॉल्व करके चीजें को करे। This stage emphasizes direct observation and participation in a specific experience, allowing individual to gather information and encounter new challenge। मतलब आप डायरेक्टली ऑब्जर्व करो या इन्वॉल्व हो, पार्टिसिपेट करो और उस चीजों को एक्सपीरियंस करते हुए जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसे गैदर करो। लाइक मैं बॉलिंग कर रही हूँ तो मैंने बॉलिंग करी, मान लो कोई मैच हो रहा है, मैंने बॉलिंग करी, ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, वो मैंने रियल लाइफ एक्सपीरियंस लिया उस पूरे मैच का, ठीक है। अब होता है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन क्या कहता है कि आफ्टर द कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, मतलब कि आपने जैसे कोई मैच चल रहा है, आप खेल रहे हो, बॉलिंग करा रहे हो, उस एक्सपीरियंस को आपने ले लिया। मैं सुबह करा रही थी, मैं मैच खेल रही थी, मैंने बॉलिंग कराई और मुझे वो एक्सपीरियंस मुझे पूरा मिल गया। उस एक्सपीरियंस के बाद आप रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन वाली स्टेज में आते हो। मतलब क्या, मान लो आप आए, बैठे हो कमरे में, मान लो रात हो रही है, आराम से आप लेटे हो और आप सोच रहे हो कि मैंने आज क्या किया था, मैं बॉलिंग करा रही थी तो मेरे कितने विकेट मैंने लिए और किस तरीके से मैंने बॉलिंग कराई, कहाँ पे मैं लैग कर गई। तो वो जो भी आपने किया उसको केयरफुली एनालाइज करते हैं दूसरी स्टेज में, जो कि होती है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन कि मैंने जो कुछ भी किया उसको मैंने एनालाइज किया, कहाँ कमी थी, क्या अच्छा क्या नहीं, वो सारी चीजें मैंने एक बार अपनी की, मतलब कि मैंने खुद की करी हुई चीजों को खुद से ही ऑब्जर्व करना शुरू किया। फिर आता है नेक्स्ट, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन। इस स्टेज में क्या करते हो, आप सोचना शुरू कर जाते हो। जब आप डीप एनालिसिस करते हो, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन में जाते हो, फिर जाते ही जाते आप क्या करना शुरू कर देते हो कि समझने लग जाते हो कि मैंने जो भी चीजें करी थी मैं ये कर सकती थी, मैंने बॉलिंग जो है वो इस तरीके से गलत करा दी, उस बैट्समैन को मुझे इस तरीके से बॉल करानी चाहिए थी, ये मैंने गलत किया, मेरे फील्डिंग के उस साइड नहीं ध्यान दिया, जो भी था आपका। फिर आपने पूरा चीजें बनाना शुरू करी और आपने अब सोचना शुरू किया कि मुझे अगली बार ये चीजें नहीं करनी है, इस तरीके से मुझे चीजों पे ध्यान देना है। तो मैंने क्या किया, अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन, मतलब जो चीजें मुझे आगे करनी है उसका मैंने दिमाग में ही चीजों को बनाना शुरू कर दिया कि मैं अब अगली बार से इन सब चीजों पे ध्यान दूंगा। तो एक्सट्रैक्ट कॉन्सलाइजेशन, इंडिविजुअल एनालाइज एंड इंटरप्रेट द ऑब्जर्व एक्सपीरियंस, मतलब जो भी एक्सपीरियंस उन्हें हुआ या कोई चीज अगर उन्होंने ऑब्जर्व भी करी तो उसको वो एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। दे सीक टू आइडेंटिफाई पैटर्न एंड एग्जैक्ट जनरल प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट, मेक कनेक्शन टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज और थ्योरीज, और वो जो भी उनको आता है या जो भी उनका पास्ट एक्सपीरियंस है उससे उसको कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं ताकि जो भी कंक्लूजन है वो निकाल पाए। और उसके बाद जो कुछ भी उन्होंने कंक्लूजन निकाला उसके बाद अगली स्टेज आती है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, मतलब कि अब जब वो फील्ड में दोबारा से उस चीज से डील करेंगे तो जो भी उन्होंने कंक्लूजन बनाया कि मुझे किस तरीके से चीजें करनी थी, अब वो उस चीजों को अप्लाई करना शुरू करेंगे कि क्या मुझे इस चीज से कोई फायदा हो रहा है या नहीं। मैंने देखा मैंने बॉलिंग इस तरीके से गलत गलत करी है, अब जब मैं दोबारा दूसरे दिन फील्ड में जाऊंगी तो मैं जो चीज मैंने सोची थी कि अब मैं इसको इस तरीके से करूंगी, वो चीज मैं वहां एक्टिवली एक्सपेरिमेंट करूंगी कि क्या वो चीजें वर्क कर रही हैं या नहीं।
इंडिविजुअल एक्टिवली टेस्ट करते हैं अपनी आइडियाज, थ्योरी और हाइपोथेसिस की थ्रू प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटेशन। दिस स्टेज इनकरेज इंडिविजुअल टू टेक रिस्क, मेक एडजस्टमेंट एंड लर्न फ्रॉम द आउटकम ऑफ देयर एक्शन। तो ये 4 स्टेजेस हैं जो कि मैंने एक मैथ्स वाले एग्जाम्पल से बताई। इसको मैं और भी एग्जाम्पल से बता सकती हूँ, तो उसको आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल है ये वाला कि कस्टमर सर्विस, आपको पता है कस्टमर केयर वाली चीज जो है, मान लो आपने कस्टमर केयर, मतलब आपने कोई कॉल करी, आज कोई आपने कॉल अटेंड करी जिसमें आपको एक कस्टमर था वो बहुत चिल्ला रहा था, जैसे इनको चिल्ला रहा है ये कस्टमर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। वो मुझे बहुत चिल्ला रहा था कि किस तरीके से की आपकी सर्विस है, क्या करते हैं आप लोग। तो ये मेरा आज के दिन का क्या है, एक एक्सपीरियंस है जो मैंने लिया, जो कि कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस है मेरा। मैं इंगेज थी, मैं वो फील कर रही थी, वो उस स्टेज को मैं एक्सपीरियंस कर रही थी और मैंने वो एक्सपीरियंस लिया, मतलब वो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस था मेरा पहला स्टेज। दूसरा, मैं घर आई, मैं लेटी बेड में, तो मैं सोचने लग गई यार वो क्यों चिल्ला रहे थे, मैंने कैसे बात करी, जब मैंने ये बोला था यार वो इस तरीके से और भड़क गए। तो फिर मैंने क्या किया, सोचना शुरू कर दिया, जो कुछ आज घटना हुई उस चीज को मैंने ध्यान लगाना शुरू किया, मैं डीप एनालिसिस पे चली गई कि क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था। नेक्स्ट जो स्टेज आती है वो आती है आपकी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन की, मतलब कि अब मैंने सोचा, जब मैंने पूरा सोच लिया कि हाँ मेरे साथ ये हुआ था, वो कस्टमर मुझे इस तरीके से चिल्ला रहा था और ये चीज़ें मुझे बोल रहा था, मैं इस तरीके से मैं बोल रही थी, तो मैंने वो सब चीज़ें सोची। उसके बाद मैं और नेक्स्ट स्टेज पे गई जो थी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन। अब मैंने सोचा कि यार मैं जो बोल रही थी तो वो इसलिए चिल्ला रहा था, तो मैं इस तरीके से बोल सकती थी कि सर आप, मैंने ये बोल दिया सर आप वेट कर लीजिए। हो सकता था मैं उन्हें ये कह सकती थी कि सर मैं आपकी प्रॉब्लम को पूरी तरीके से समझ पा रही हूँ, मैं भी होती तो मैं शायद इतना वेट ना कर पाती। इस तरीके से मैं बोलती जो मुझे सिखाया गया था ट्रेनिंग के दौरान, तो शायद वो कस्टमर थोड़ा समझ जाता। या मुझे उनको चिल्ला रहे थे तो मुझे ज़्यादा बीच में बोलना नहीं चाहिए, मैं बार बार बीच में बोली। तो मैंने अब क्या किया, जो भी चीज़ें हुई, जो भी मैंने पुराना सीखा, उससे मैं जोड़ने लग गई कि यार मैं पेशेंस मेरा कम था, मैं बीच बीच में इंटरप्ट कर रही थी, जो कि मुझे सिखाया गया था नहीं करना है। तो ये सब गलती मैंने कर दी और इसलिए मेरी कॉल खराब गई। तो मैंने क्या किया, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन वाली स्टेज में जो भी चीज़ें पास नॉलेज है, जो भी हुआ, उसको जोड़ते हुए एक कंक्लूजन बनाया कि मुझे आगे अब इस तरीके से चीज़ों को ठीक करने के लिए ये मैं कर सकती हूँ। एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन स्टेज आएगी, मतलब कि जब मैं सुबह गई नेक्स्ट डे कॉल अटेंड करने के लिए, तो उसी तरीके का कस्टमर मुझे दोबारा मिला, उसी तरीके की सिचुएशन में फिर इंटरेक्ट हुई, बल्कि यहाँ पे मैंने वो पुरानी मिस्टेक्स नहीं दोहराई। यहाँ पे मैंने जो कल सोचा था रात में कि मैं इस तरीके से इंप्रूव कर सकती हूँ, पेशेंटली सुन सकती हूँ, इंटरप्ट नहीं करूंगी, वो चीज़ें मैंने करी और अब मैं देख रही हूँ कस्टमर बिल्कुल मेरे से अच्छे से खुश होके गया। तो मैंने क्या किया, इस तरीके से चीज़ों को सीखा। पहले तो आप एक्टिवली इंगेज होते हो, फिर चिंतन करते हो कि क्या चीज़ें कैसी हुई, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन में पुरानी वाली चीज़ों को जोड़ते हुए क्या कैसे कर सकते हैं वो सोचते हो, और फिर वही चीज़ें अप्लाई करते हो और देखते हो कि क्या चीज़ें सही जा रही हैं या नहीं। तो ये आई होप कि समझ में आ गया है कि लर्निंग साइकिल जो कॉल दी थी, ये जो 4 स्टेजेस हैं वो बेसिकली क्या है, ठीक है। अब हम मूव कर रहे हैं लास्ट में, जो कि है एलिमेंट और फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। लर्निंग को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से एलिमेंट या फैक्टर हैं। तो पहला है लर्नर, जो सीख रहा है वो तो इफेक्ट करेगा ही अपनी लर्निंग को, कि उसका कितना मोटिवेशन है सीखने में, वो कितना इंटरेस्टेड है सीखने में, उसकी क्या पुरानी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, ये सब चीज़ें भी तो एक लर्निंग को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत ही ईजी है कि लर्नर इज अ इंडिविजुअल हु इज एक्टिवली इंगेज इन द लर्निंग प्रोसेस। लर्नर वो पर्सन है जो लर्निंग प्रोसेस में एक्टिवली इंगेज है। लर्नर्स अलग अलग तरीके से वेरी कर सकते हैं एक दूसरे से, मैं आपसे अलग से डिफरेंट हो सकती हूँ। हो सकता है जो हम एक जॉब में है आपको वहाँ पे 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैं फ्रेशर हूँ, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो लर्नर पे डिपेंड करता है कि वो लर्निंग किस तरीके से करेगा, तो उनकी नीड वेरी करेगी। आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है, आपको उतनी एफर्ट्स की जरूरत नहीं, लेकिन मुझे बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे कोई नई चीज़ को सीखने के लिए। कंटेंट, क्या चीज़ सीखने चाह रहे हो वो चीज़ भी आपकी लर्निंग को इफेक्ट करती है, या एलिमेंट है ये लर्निंग का। कंटेंट रिफर्स टू द सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन दैट इज बीइंग लर्न। इट कैन मतलब फैक्ट हो सकता है, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, थ्योरीज, क्या आप सीखना चाहते हो, स्किल, वो सारी चीज़ें होती है कंटेंट जो भी लर्निंग को इफेक्ट करती हैं। कंटेंट जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि आप जो चीज़ सीखना चाह रहे हो और आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आई है वो डिफरेंट हो। ये देखिए क्या हो गया है, इसको मैं ठीक कर दूँ, 1 मिनट, ठीक है चलो, ठीक है। कंटेंट मतलब आपके पास जो कंटेंट आया है वो चीज़ें क्या है, तो उसके हिसाब से भी आपकी लर्निंग जो है वो इफेक्ट हो रही है।
ओके। नेक्स्ट जो है वो है आपका इन्वायरमेंट, मतलब कैसा इन्वायरमेंट है वो भी लर्निंग को इफेक्ट करता है। मान लो आपका जिस वर्क प्लेस में आप वर्क कर रहे हो वो अच्छी है, अच्छी चीज़ें हैं, क्रिएटिव है, सपोर्टिव है, तो आप अच्छे से सीख पाओगे। कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट में आपका इंगेजमेंट इन्हांस करेगा। एसी रूम है, टूल्स है, इंटरेक्शन, जो भी चीज़ चाहिए वो सब अवेलेबल है। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव मैंने बताया भी था, क्लियर स्पेसिफिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। ये सब चीज़ें लर्नर की लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए आपको क्या करना है, कैसे सीखना है। ऐसा ना हो कि आप अंधी मार रहे हो। मोटिवेशन ज़रूरी है, मोटिवेशन तो बहुत ही ज़रूरी है। एक इंसान के अंदर मोटिवेशन होना चाहिए, सीखने की अर्ज होनी चाहिए, तभी वो सीख सकता है। और नहीं है मोटिवेशन आपके अंदर, आप बस ऐसे सीख रहे हो, मरे मर मर के आप बस सीख रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया है एलिमेंट्स और फैक्टर इफेक्टिंग लर्निंग। आई होप कि आपको समझ में आया है। इसमें कोई भी डाउट है उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।